कोई माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में एक से बढ़कर एक दिग्गज गेंदबाज आए हैं और आज हम उस गेंदबाज की बात करने वाले हैं जिसको पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में द मैजिशियन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मोहम्मद आसिफ के पास बिना एक्शन चेंज किए गेंद को दोनों तरफ स्विंग करवाने की कला थी और बड़े से बड़े बैट्समैन के क्रीज पर आते ही उनकी कमजोरी पकड़ लेते थे। लेकिन कैसे एक लेजेंडरी गेंदबाज बनने की जगह ये खिलाड़ी खुद को कंट्रोवर्सी से दूर न रख सका और ना ही ज्यादा अमीर बनने के लालच पर काबू पा सका, जिसकी वजह से लोग इसको द मैजिशियन बुलाने की जगह द फिक्सर बुलाने लगे। मोहम्मद आसिफ का जन्म 20 दिसंबर 1982 को पाकिस्तान के शेखुपुरा के पास माशी के गांव में हुआ। इनके पिता हसनदीन एक किसान थे और खेती करके ही अपना घर चलाया करते थे। मोहम्मद आसिफ के 3 और भाई थे और उनके पिता यही चाहते थे कि उनके सभी बेटे उन्हीं की तरह खेती ही करें। लेकिन आसिफ का सपना एक क्रिकेटर बनने का था, जिसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। गली क्रिकेट से खेलते खेलते मोहम्मद आसिफ ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी जगह बनाई और वहां भी बेहतरीन प्रदर्शन करके अपना सपना पूरा किया जब जनवरी 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। लेकिन उस मैच में मोहम्मद आसिफ ने 18 ओवर किए जिसमें वो कोई भी विकेट नहीं ले सके। इंप्रेसिव डेब्यू ना होने की वजह से उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान के पास उस समय भी तेज गेंदबाजों की कमी नहीं थी। लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी मेहनत करते रहे और फिर पूरे 1 साल बाद जनवरी 2006 में इस खिलाड़ी को दोबारा टीम में शामिल किया गया जब भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने गई। तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग में 245 रन पर ही ऑल आउट हो गई। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम गेंदबाजी करने उतरी तो वहां मोहम्मद आसिफ की गेंदबाजी ने कहर मचा दिया और जवाब में इंडिया की टीम 238 रन पर ही सिमट गई। पहली इनिंग्स में आसिफ ने 78 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए और अगली इनिंग्स में वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण तीनों को ही क्लीन बोल्ड किया और पाकिस्तान को जीत दिलाकर वर्ल्ड क्रिकेट में हाईलाइट हो गए। लेकिन हाईलाइट होने के साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी वहां से शुरू होने लगी। उस सीरीज के मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने आसिफ पर ओवर अपीलिंग और प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन के लिए फाइन लगा दिया। दूसरी तरफ मोहम्मद आसिफ टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके थे और बाकी टीमों में भी उनकी दहशत का डंका बज चुका था। अगली टेस्ट सीरीज जो कि श्रीलंका के खिलाफ थी, वहां दूसरे टेस्ट मैच में आसिफ ने अपनी लीथल गेंदबाजी से 71 रन देकर 11 विकेट अपने नाम किए और 10 विकेट होल का रिकॉर्ड बना दिया। वो नाम, शोहरत, वो इज्जत सब कुछ मिलने लगा था जिसका कभी मोहम्मद आसिफ ने बचपन में ख्वाब देखा था। लेकिन 16 दिसंबर 2006 को आसिफ का नाम दोबारा न्यूज में हाईलाइट होता है अपने टीममेट शोएब अख्तर के साथ, जब दोनों को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम से बाहर कर दिया जाता है। और रीजन ये था कि दोनों के ब्लड में परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग पाए जाते हैं, जिसके लिए दोनों खिलाड़ियों पर 2 साल का बैन लगाया गया, पर अपील करने पर इनका बैन हटा दिया गया। इन दोनों खिलाड़ियों के डोपिंग टेस्ट दौरान ये भी पता चला कि दोनों ही 2007 के वर्ल्ड कप के लिए फिट नहीं थे, जिसकी वजह से इन दोनों को वर्ल्ड कप से पहले टीम से बाहर कर दिया गया। ओवरऑल 2007 मोहम्मद आसिफ के लिए बढ़िया रहा, जिसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में 18 की एवरेज से 19 विकेट अपने नाम किए। आईपीएल 2007 में भी इस खिलाड़ी को दिल्ली डेयरडेविल द्वारा $6.5 लाख में खरीदा गया। फिर 1 जून 2008 को इस खिलाड़ी का नाम दोबारा सुर्खियों में आया जब पता चला कि इनको दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने पास इल्लीगल ड्रग रखने के कारण डिटेन कर लिया गया है। वहां आसिफ को 3 हफ्ते के लिए हवालात में रखा गया और बाद में दुबई पुलिस द्वारा उनको रिलीज कर दिया गया और यूएई में दोबारा कभी वापस ना जाने के लिए लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। पाकिस्तान वापस आते ही जुलाई 2008 में मोहम्मद आसिफ अपने आप को इनोसेंट बताने के लिए एक स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने कभी बैन सब्सटेंस यूज नहीं किए और ना ही कभी अपने पोजीशन में रखे हैं। जब मैं आईपीएल में था तो मैंने वहां 2 बार डोपिंग टेस्ट दिए, पर मैं कभी फेल नहीं हुआ। अगर मैं फेल होता तो आईसीसी मुझे कभी भी क्लियर नहीं करता। लेकिन उनकी इस स्टेटमेंट के कुछ ही दिन बाद आईपीएल ने रिवील किया कि 14 जुलाई को एक प्लेयर की रिपोर्ट बैन सब्सटेंस यूज करने के मामले में सामने आई है और उसका नाम था मोहम्मद आसिफ। लेकिन आसिफ फिर भी अपने आप को इनोसेंट बताते रहे, पर सच सबको पता चल चुका था और पीसीबी ने इस खिलाड़ी के खिलाफ एक्शन लेते हुए इसको सभी तरह की क्रिकेट से इंडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया और इनको आईपीएल से भी सितंबर 2009 तक 1 साल का बैन लगाया गया। पर फिर बाद में दिल्ली डेयरडेविल द्वारा इनको रिलीज कर दिया गया। फिर लगभग 2 साल बाद मोहम्मद आसिफ की दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई और सबको लगा था कि अब ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा बनेगा और अपने आप को डिसिप्लिन में रखेगा। लेकिन कुछ लोग कभी भी
भी अपनी आदतों और बुरी संगत को चाहते हुए भी अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकते। 2010 में पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही थी, जहां 4 टेस्ट, 2 T20 और 5 ODI खेले जाने वाले थे। 3 टेस्ट खेले जा चुके होते हैं, जिसमें 2 इंग्लैंड और 1 पाकिस्तान जीत चुका होता है। लेकिन चौथे टेस्ट मैच दौरान एक बड़ी ही हैरान करने वाली खबर सामने आती है, जब इंग्लैंड के एक न्यूज़पेपर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड में एक खबर छपती है, जिसमें पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स पर मैच फिक्सिंग के एलिगेशन लगाए जाते हैं। ये खबर सुनकर सभी हैरान थे, क्योंकि इसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद आसिफ का था और साथ में सलमान बट और मोहम्मद आमिर भी शामिल थे। ये बताया जा रहा था कि इन तीनों ने मजहर मजीद नाम के एक एजेंट से 1.5 लाख पाउंड लिए थे, जिसके बदले में वो कुछ स्पेसिफिक टाइम पर बार बार नो बॉल करने वाले थे। ये सब कुछ प्रूव होने में ज्यादा देर न लगी, क्योंकि मजहर मजीद पर अंडरकवर रिपोर्टर्स द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें एक वीडियो में मजीद पैसे गिन रहे थे और साथ में बता रहे थे कि मोहम्मद आमिर और आसिफ कब कब नो बॉल करेंगे, और वैसा वैसा ही हुआ। लेकिन तब भी ये खिलाड़ी मानने को तैयार नहीं थे कि इन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन सब कुछ क्लियर हो चुका था और 5 फरवरी 2011 को ट्रिब्यूनल का फैसला आया, जिसमें मोहम्मद आसिफ पर 7 साल का बैन लगाया गया और इनको PCB के एंटी करप्शन प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बोला गया। फिर 1 नवंबर 2011 को साउथवार्क क्राउन कोर्ट में आसिफ को कॉन्स्पिरेसी टू चीट एट गैम्बलिंग एंड कॉन्स्पिरेसी टू एक्सेप्ट करप्ट पेमेंट के मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई। 3 मई 2012 को अपनी सजा काटकर आसिफ वापस पाकिस्तान आए और अपना बैन खत्म होने का इंतजार करने लगे। बैन खत्म होने के बाद इनको फिर से उम्मीद थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट इनको दोबारा मौका देगी, लेकिन ये शायद उनकी गलतफहमी थी। फिर वापसी का रास्ता ना देखते हुए मोहम्मद आसिफ ने उल्टा PCB पर ही इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि PCB ने उनको कभी बचाने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने कहा कि ना तो मैं पहला क्रिकेटर हूँ और ना ही आखिरी जिसने स्पोर्ट फिक्सिंग की है। लेकिन मोहम्मद आसिफ अंदर से जानते थे कि उनका समय अब खत्म हो चुका है और उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं जितना भी खेला मुझे उस पर फक्र है, क्योंकि आज भी दुनिया के बड़े बल्लेबाज मेरा जिक्र करते हैं। इससे पता चलता है कि मैंने क्रिकेट की दुनिया में अपनी कैसी छाप छोड़ी है। बात भी सही है दोस्तों कि मोहम्मद आसिफ जैसा खतरनाक गेंदबाज अगर हमेशा ही सही रास्ते पर चलता तो आज इनके नाम कई अहम रिकॉर्ड दर्ज होते, लेकिन अपनी खुद की गलतियों की वजह से इस खिलाड़ी को अपने करियर से हाथ धोने पड़े। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि रास्ता हमेशा सही चुनो, क्योंकि अगर एक बार भटके तो सारी उम्र निकल जाती है दोबारा ट्रैक पर आने के लिए। बाकी अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का पता चलता रहे।